नमस्कार, आप सबका स्वागत है बीजेपी न्यूज़ में। आज का मुद्दा है कि कैसे 2 विधायक जिताने वाली बीजेपी कैसे 200 से ज़्यादा सीटों वाली ममता सरकार पर भारी पड़ी। शुरुआत के लिए पीछे जाना पड़ेगा। आज एक दूसरे के धूर्त विरोधी एक दूसरे को सुबह-शाम गुस्से की नज़रों से देखने वाली पार्टियां ममता बनर्जी और बीजेपी, यानी कि टीएमसी और बीजेपी, जो कि कभी एक साथ चुनाव लड़े थे 2004 में। जी हाँ, 2004 में ये दोनों पार्टियां एक साथ लड़ी थीं। आज जो कि कहती हैं एक दूसरे को, कोई अपने आप को एंटी नेशनल, कोई दूसरे को एंटी बंगाली बताता है, कभी वो दोनों एक ही साथ चुनाव लड़े थे। ये टाइम था जब बंगाल को सीपीएम का गढ़ माना जाता था। बंगाल में जगह जगह लाल सलाम चलता था और बंगाल पूरी तरह से लाल धरती मानी थी, यानी कि कम्युनिस्टों की धरती मानी जाती थी, वामपंथियों की। और पूरे विश्व में इलेक्टेड गवर्नमेंट वामपंथियों की सबसे बड़ी पश्चिम बंगाल के राज्य में ही रही है। तो 2014 के लोकसभा चुनाव में पहली बार 10% से ज़्यादा का वोट शेयर पार किया था बीजेपी ने, अकेले के दम पर 15% के आसपास वोट शेयर था उनका। पहली बार ऐसा था जब 10% के ऊपर रहा वोट शेयर। और यही उसी समय पे जब राष्ट्रीय अध्यक्ष भाजपा के बनाए गए श्री अमित शाह की नज़रों में बंगाल बहुत महत्वपूर्ण था, इस दृष्टिकोण से भी क्योंकि भाजपा के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंगाल से थे। और अगर उस राज्य में भी भाजपा की सरकार ना हो तो ये भाजपा के लिए बहुत ही शर्म की बात है। तो 2014 में अपने खासम खास कैलाश विजयवर्गीय जी को अमित शाह जी ने बंगाल भेजा, इस दायित्व के साथ कि बंगाल में कमल खिलाना है। कैलाश विजयवर्गीय जी आए बंगाल, उन्होंने यहाँ पर फ्लैट लिया और 2 महीने यहाँ रिसर्च करने के बाद, ज़मीनी हकीकत देखने के बाद उन्होंने फ़ोन किया श्री अमित शाह जी को। और फ़ोन करने के बाद उनके पहले शब्द क्या थे कि टीएमसी का जो कैडर है, टीएमसी की जो लोकप्रियता है, उसे कम करने में और हमें उसके बराबर आने में कम से कम 15 साल लगेंगे। अमित शाह जी का यहाँ पर मानना पड़ेगा, उन्होंने बड़े ही अच्छे अंदाज से, बड़े ही साहस के साथ विजयवर्गीय जी को कंधे पर हाथ रखते हुए कहा कि चिंता मत करो, आपको हमने 5 साल के लिए भेजा है, 15 साल के लिए नहीं भेजा है। 5 साल में हम बंगाल में सत्ता में होंगे। इससे कैलाश विजयवर्गीय जी का भी उत्साह बढ़ा, भरोसा बढ़ा। उसके बाद काम चालू हुआ ज़मीन पर। यहाँ पर पहला फैक्टर आता है बीजेपी का ग्रासरूट पे पकड़। बीजेपी की ग्रासरूट पे पकड़ कैसे बनी? सबसे पहला इसका काम चालू हुआ जब मुकुल रॉय आते हैं टीएमसी से हटकर बीजेपी में। मुकुल रॉय टीएमसी पे नंबर 2 के नेता थे, ममता बनर्जी की खासी करीब थे और केंद्र सरकार में मंत्री भी रहे हैं। जब वो बीजेपी में आए तो पहली बार बीजेपी के पास कोई इतना बड़ा नेता मिला बंगाली धरती का। उन्होंने ही टीएमसी को ग्रासरूट लेवल पर खड़ा किया था और टीएमसी के जैसे ही बीजेपी को भी ग्रासरूट लेवल पर मजबूत करना चालू किया। पॉइंट नंबर 2, संघ का बढ़ता प्रभाव। 2014 के पहले जितनी संघ की शाखाएं थीं, उससे 100 गुना से भी ज़्यादा शाखाएं 2019 तक आते आते संघ ने बढ़ा ली। संघ का प्रभाव बढ़ता गया। संघ का आप सब जानते हैं, संघ एकदम ज़मीनी स्तर पर काम करता है। आरएसएस घर घर जाता है और ज़मीनी स्तर पर काम करता है। कोई ये सब बातें मीडिया पर नहीं आ पाती हैं या फिर हमको बड़े बड़े उसकी तरह से नहीं देखने को मिलता है ज़्यादा पॉपुलर तरीके से, लेकिन संघ जो है एकदम ग्राउंड लेवल पर काम करता है। तो पहला पॉइंट कि ग्रासरूट लेवल पर बीजेपी मजबूत हुई। तो बीजेपी के कार्यकर्ता गांव-गांव गए, उन्होंने लोगों को समझाया कि कैसे केंद्र से जो पैसा आता है उसके यहाँ पे नाम बदल दिए जाते हैं, पैसा रोक लिया जाता है। ये दोनों चीज़ें तो साथ साथ में चल रही थी। साथ में तीसरा बड़ा पॉइंट आता है मुस्लिम अपीज़मेंट, जो कि बीजेपी ने जिसको बहुत बड़ी अपनी ताकत बनाया और जो कि बीजेपी के बहुत काम भी आया।
तो मुस्लिम तुष्टीकरण, ये इससे पहले भी बंगाल में कभी भी इतना तुष्टीकरण नहीं हुआ था जितना ममता बनर्जी के राज में हुआ था। और ये सब पब्लिक क्या है, पब्लिक सबसे ज़्यादा देखती है। लोग चाहे नेता जो भी समझ ले, पब्लिक को समझ नहीं आता। पब्लिक जो है ना वो सब जानती है। पब्लिक को दिख रहा था कि ये क्या हो रहा है, ये क्या पश्चिम बंगाल के पश्चिम बांग्लादेश बन रहा है। इन्हीं चीज़ों के चलते चलते पब्लिक टीएमसी से नाराज़ होकर बीजेपी की तरफ जाने लगी, क्योंकि बीजेपी ही वो पार्टी थी जो इस मुस्लिम अपीज़मेंट से वहाँ के खासकर हिंदुओं को कहीं ना कहीं बचा सकती थी। तो इसके बाद अगला पॉइंट आता है बीजेपी आईटी सेल का सक्रिय होना। आईटी सेल जिसका गठन 2013 में हुआ था, उसका यहाँ पर बहुत बड़ा रोल है, या फिर हम लोग कह सकते हैं सबसे बड़ा रोल उन्हीं का है। क्योंकि बीजेपी चाह कर भी, चाहे जितना उनके पास सेंटर की पावर हो, चाहे जितना पैसा हो, चाह कर भी ज़मीनी स्तर पर बंगाल में काम नहीं कर सकती। क्योंकि कितनी भी उन्होंने कोशिश की हो, उसके बाद भी 100 से ज़्यादा कार्यकर्ताओं की हत्या हुई बंगाल में बीजेपी के। और बंगाल में हमेशा से ही हिंसा रही है। इसका उदाहरण हम लोग पहले भी देख सकते हैं। जब ममता बनर्जी ऑपोजिशन में थी, तब इतनी हिंसा बंगाल में हमेशा से ही, बंगाल की राजनीति हिंसा ले रही है, तो उनको भी लेफ्ट के नेताओं ने मार मार कर सर फोड़ा था एक बार। तो वैसे ही ज़मीनी स्तर पर काम करना मुश्किल था, तो बीजेपी ने अपने कैंपेन को ज़्यादातर ऑनलाइन रखा और ऑनलाइन अपने कैंपेन के थ्रू लोगों तक पहुंचते गए। व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम, मतलब कुल मिला के सोशल मीडिया का अच्छे से बीजेपी ने अपना मैसेज देने के लिए उपयोग किया। इसी के साथ साथ में जो पांचवा पॉइंट आता है वो है कि टीएमसी से बागियों का जो हुंकार थी, जो बागियों का सुर था, जो बागी निकले, वो सारे के सारे आना चालू हो गए बीजेपी में। जिसमें अर्जुन सिंह जी थे, शांतनु ठाकुर थे, ऐसे और भी कई नेता जो पहले टीएमसी में बड़े नेता रहे हैं, वो धीरे धीरे आना चालू हो गए बीजेपी में। और इसी के साथ साथ में लेफ़्ट के भी कई बड़े नेता आना चालू हो गए बीजेपी में। तो इससे बीजेपी को एक बड़ी ताकत मिली। प्लस अगला पॉइंट है सेंटर की पावर। इसको भी बीजेपी ने अच्छी तरह से इस्तेमाल किया। तो इन्हीं सब कारणों के कारण आज हम देख सकते हैं कि बीजेपी इतनी मजबूत हो गई है। और लेफ़्ट जिसने 35 साल तक शासन किया था पश्चिम बंगाल के राज्य में, आज वो तो बंगाल में कहीं दिखाई नहीं देता। मई में चुनाव होने वाले हैं और रिज़ल्ट हम सबको जल्दी ही पता चलेगा। क्या बीजेपी बंगाल में कमल खिलाने में सफल होगी, या फिर से तीसरी बार ममता दीदी की शासन आएगा।